बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फिज़िक्स 11 क्लास के साथ मैं हूं मोहम्मद अरशद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको बताएं, हम चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है मोशन एंड फोर्स का, जिसमें हम इस चैप्टर की फंडामेंटल चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें हमने स्टार्ट किया था डिस्प्लेसमेंट से, वेलोसिटी हमने डिस्कस की, एक्सेलरेशन डिस्कस किया, और उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस की। देन हमने लॉज ऑफ न्यूटन डिस्कस किए, फिर हमने मोमेंटम और इम्पल्स डिस्कस किया। और आज हमारा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल का एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, जिसका नेम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसा कि स्टूडेंट आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है, बहुत सारे कंजर्वेशन के लॉज होते हैं, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका स्टूडेंट मीनिंग ये होता है कि वो वाली अमाउंट, जो टोटल अमाउंट है, वो कांस्टेंट रहती है। कंजर्वेशन का मीनिंग होता है कंजर्व रहना, कांस्टेंट रहना, सेम रहना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को स्टूडेंट हम इस तरह से डिफाइन करते हैं: टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। मतलब ये है कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, उसका टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ना वो मोमेंटम इंक्रीज करेगा ना वो मोमेंटम डिक्रीज करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि हम आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं, कि व्हाट इज द आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम से बिफोर मैं आपको सिस्टम बताऊंगा कि सिस्टम किसे कहते हैं। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम स्टूडेंट हम कहते हैं कोई भी चीज़ है जो हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन है, उसको हम सिस्टम कहते हैं। जैसा कि मेरे पास एक मार्कर है, अगर मैं मार्कर के बारे में ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट कर दूं, इसको ऑब्जर्व करूं, इसका मैस मेजर करूं, इसकी लेंथ मेजर करूं, तो मैं इसको एक सिस्टम का नाम दूंगा। ह्यूमन बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी भी हम एक सिस्टम हम ट्रीट कर सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, स्टोमिक है, इनको हम इंडिविजुअली एक सिस्टम का नाम दे सकते हैं। क्योंकि हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है मोशन एंड फोर्स का, तो इस चैप्टर के अंदर सिस्टम से हमारा मीन ये होगा कि टू बॉल्स। जब हम इस चैप्टर के अंदर, कुलयन वाले चैप्टर के अंदर, जब हम बात करेंगे सिस्टम, तो आपने इमेजिनेशन करनी है टू बॉल्स। अब नेक्स्ट नंबर पर है कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम स्टूडेंट हम कहते हैं कि ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, कोई भी सिस्टम होता है, उसके ऊपर बहुत सारी फ्रिक्शनल फोर्सेस और बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम अलग थलग, यानी जिसका किसी और चीज़ के साथ इंटरेक्शन ना हो, उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, जिसके ऊपर किसी किस्म के एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। जब कोई आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो उसका टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा और चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो होगा। मतलब ये हुआ कि उस सिस्टम के अंदर अगर दो बॉडीज़ हैं, अगर एक बॉडी मोमेंटम को गेन करेगा तो दूसरा बॉडी मोमेंटम को लॉस करेगा, एंड वाइस वर्सा। टोटल कांस्टेंट रहेगा, चेंज जो है उसका ज़ीरो होगा। अब इसकी स्टूडेंट हम एग्जांपल ले सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल, इसकी एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल ये हो सकती है मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन सिलेंडर। तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है। अगर कोई मॉलिक्यूल है सिलेंडर के अंदर और एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर उनका कांस्टेंट है, तो उसको हम एक एन आइसोलेटेड सिस्टम ट्रीट कर सकते हैं। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमने सिस्टम से मीन क्या लेना है, टू बॉल्स हैं और जिसको हमने आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर कर रखा है। तो इसको हम स्टार्ट लेते हैं कि टू बॉल्स हैं जिसका मैस m1 है एंड m2 है। इसको हमने एक सिस्टम का नाम दिया हुआ है m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और इसमें एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर मिस है, और उसको आपने लाजमी लिखना है कि इसके अंदर ये लाजमी लिखना है कि v1 इज़ ग्रेटर देन v2। क्योंकि स्टूडेंट ये ज़रूरी है कि जब v1 की स्पीड, v1 स्पीड v2 से ग्रेटर होगी तब कुलयन हो सकता है, अदरवाइज कुलयन नहीं हो सकता। दो बॉल्स
mass m1 and m2 moving with velocity v1 and v2, then they collides। डेफिनेट बात है जब इसकी स्पीड इससे ज़्यादा होगी तो ये बॉल इसको कोलाइड करेगी। जब दो बॉल्स आपस में कोलाइड्स करेंगे तो कोलाइजन के दौरान एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ये बॉल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करें, एक्सटर्नली कोई फोर्स इनके ऊपर एक्ट नहीं कर रही। ये बॉल इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, ये बॉल इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, और म्यूचुअल इंटरेक्शन के दौरान जो फोर्सेज होती हैं उनकी मैग्नीट्यूड सेम रहती है। ये बॉल इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है एफ, और ये बॉल इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है एफ प्राइम। आफ्टर कोलाइजन, और टाइम जितने टाइम के लिए ये बॉल्स आपस में कोलाइड्स करती हैं उस टाइम को स्टूडेंट हम नाम देते हैं डेल्टा टी का। अब उसके बाद आफ्टर कोलाइजन दे विल मूव विद सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। तो इसमें एक चीज़ स्टूडेंट आपने जहन में रखनी है, तो इसमें हम वेलोसिटीज़ को एज अ वेक्टर हम ट्रीट कर रहे हैं, स्केलर हम ट्रीट नहीं कर रहे। अब उसके बाद इसकी डेरिवेशन के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट देखते हैं इन टर्म ऑफ मोमेंटम, जो हम इससे पहले वाले आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वाले आर्टिकल को आपने स्टडी नहीं किया तो आप आई बटन में उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। अब हम स्टूडेंट न्यूटन सेकंड लॉ को हम डिस्कस करते हैं इन टर्म ऑफ मोमेंटम, जो कि हमने कहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स mvf माइनस mvi और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और इनको आपने ट्रीट करना है एज अ वेक्टर, और ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर, जिसको हम स्टूडेंट फर्दर हम ये लिख सकते हैं कि f मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी वेक्टर साइन, और इसको हम लिख सकते हैं एम वी एफ वैक्टर नेगेटिव एम वी आई, ये वेक्टर का साइन। अब हम हमारे पास ये रिलेशन है न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। ये है फोर्स जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, ये है किसी बॉल की फाइनल वेलोसिटी, और ये है उसी बॉल की इनिशियल वेलोसिटी, और ये है फाइनल मोमेंटम और ये है इनिशियल मोमेंटम। अगर हम स्टूडेंट ये वाला रिलेशन, इस रिलेशन को अगर हम अप्लाई करते हैं फर्स्ट बॉल के ऊपर, तो अब आप ज़रा नोट करें फर्स्ट बॉल का मैस क्या है। फर्स्ट बॉल का मैस है m1 और उसकी वेलोसिटी बिफोर कोलाइजन v1, आफ्टर कोलाइजन v1 प्राइम। सेकेंड बॉल m2 बिफोर कोलाइजन वेलोसिटी v2, आफ्टर कोलाइजन v2 प्राइम। अगर हम फर्स्ट बॉल के लिए ये रिलेशन अगर हम स्टूडेंट लिखते हैं तो फर्स्ट बॉल के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो है f प्राइम, तो ये फर्स्ट बॉल के लिए रिलेशन बन जाएगा f प्राइम मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, और उसके बाद फर्स्ट बॉल तो ये हो जाएगा m1 और फाइनल वेलोसिटी v1 प्राइम एरो और नेगेटिव, और ये m1 और ये v और ये 1। एक चीज़ का स्टूडेंट आपने ख्याल रखना है, v1 प्राइम फाइनल और v1 इनिशियल, इनका बहुत ध्यान से आपने इसका काम करना है। अब उसके बाद सेकंड बॉल के ऊपर बात करते हैं। सेकंड बॉल दिस m2 वेलोसिटी v2, दिस इज द बिफोर और ये है आफ्टर। तो इसी फार्मूले के मुताबिक इसको भी हम लिख सकते हैं f मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम नेगेटिव m2v और ये 2 दिस वन। इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको हमने नेम दे दिया स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड किया। इक्वेशन 1 और 2 को स्टूडेंट जब हम ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड हो जाएगी, ये और ये आपस में ऐड करेंगे, इनमें से ये चीज़ कॉमन आ रही है, तो जिसको हम लिख सकते हैं f प्राइम प्लस f और कॉमन हमने ले लिया साथ डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये स्टेप लिखा ये स्टेप लिखा, दोनों में से डेल्टा टी को हमने कॉमन ले लिया। अब हम इसको पहले लिखते हैं m1 v1 प्राइम नेगेटिव m1 v1, उसके बाद प्लस कर दिया m2 v2 प्राइम
और नेगेटिव m और ये 2 और ये v और ये 2। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट नंबर पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब दो बॉल्स आपस में कोलाइड्स करेंगी, न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक जो उनके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी उनकी मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगी और डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो आप लिखेंगे बाय न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक फोर्स F प्राइम इज इक्वल टू नेगेटिव F। ये वाली चीज़ हमने स्टूडेंट न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर डिस्कस कर ली है, वो वाली वीडियो भी आपको आई बटन में मिल जाएगी। और उसके बाद या हम इसको यूं लिख सकते हैं F प्राइम F इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F प्राइम। अब हम स्टूडेंट इस इक्वेशन को हम रीराइट करते हैं। इसको नेम दे दिया था इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नेम दिया था इक्वेशन नंबर 2 का, इसको नेम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। इक्वेशन नंबर 3 को जब हम रीराइट करेंगे तो जब हम इस f को रिप्लेस कर देंगे, जब हम इस f को रिप्लेस कर देंगे नेगेटिव f प्राइम के साथ, तो f प्राइम पॉजिटिव नेगेटिव f प्राइम पॉजिटिव, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप स्टूडेंट आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 ये वाली साइड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा जी f प्राइम और नेगेटिव ये प्लस हो गया और ये नेगेटिव दैट इज इक्वल टू f प्राइम, और उसके बाद ये ब्रैकेट और बाहर आपने लिख दिया डेल्टा t m1 v1 प्राइम नेगेटिव m1 v1 प्लस कर दिया m2 v2 प्राइम नेगेटिव m2 और ये v और ये 2। अब स्टूडेंट f और f प्राइम नेगेटिव वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी और लेफ्ट साइड पर हो जाएगा 0 इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम नेगेटिव m2 और ये v2 प्लस m1 v1 प्राइम नेगेटिव m1 v1 और ये दिस वन। अब हम इसको रिप्लेस करते हैं, ये वाली टर्म को लेफ्ट साइड पर ले आएंगे, इस टर्म को हम लेफ्ट साइड पर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा m1 v1 m1 ये हो जाएगा m1 v1 और प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, इसको लिखें दिस इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम और प्लस m2 v2 प्राइम। दिस इज द मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉल बिफोर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ द सेकंड बॉल बिफोर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ द सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन। इस कंप्लीट का मीनिंग क्या होगा, इस कंप्लीट का स्टूडेंट मीनिंग ये होगा कि मोमेंटम ऑफ द बोथ बॉल बिफोर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ द बोथ बॉल आफ्टर कोलिजन, जिसको हम लिख सकते हैं मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो जिससे आपको ये स्टूडेंट ये प्रूफ हो गया कि मोमेंटम जो है पूरे सिस्टम का बिफोर एंड आफ्टर कांस्टेंट रहता है, जिसको हम फर्दर ये भी लिख सकते हैं मोमेंटम दिस इज द इनिशियल एंड मोमेंटम दिस इज द फाइनल दैट इज इक्वल टू सेम। तो मोमेंटम जो है सिस्टम का कांस्टेंट रहता है। तो इस लॉ को हम कहते हैं स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। होप सो आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको स्टूडेंट किसी जगह पर कन्फ्यूजन होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।